कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा संधारित्र जिसके पूरे के पूरे आयतन में एक पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। चलिए, तो इसकी कैपेसिटेंस अपने को ज्ञात करनी है, जबकि हम अगर यहाँ पर कोई एयर थी, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या था, कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ वैक्यूम था यहाँ, ठीक है, क्या था, वैक्यूम था। तो वैक्यूम के लिए अपन ने सी का फॉर्मूला निकाला है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके पूरे के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और चिपक जाएगा, आए ना। तो चलो देखो फटाफट इसको शुरू कर देते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस बदल रही है जब अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं, इसकी धारिता क्यों बदल रही है, उस बात को सोचने के लिए अपने को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है कि नहीं बदलता है। देखो पहले इसके बीच में जो, चलो शुरू कर ही देते हैं इसके डेरिवेशन को अपन। तो जो निर्वात की बात कर रहे थे है ना, इन वैक्यूम या फिर इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिख देते हैं इसको। वैक्यूम के लिए अपन क्या लिखेंगे, ई नॉट लिख देते हैं। चलो, ई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसमें है, वैक्यूम में, जब यहाँ पे कोई नहीं था। तो बीच प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कब है, जब इसमें कोई निर्वात है, ठीक है, निर्वात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है सिर्फ। तो वो होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का ये जो मटेरियल बढ़ने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीडियम जो है वो ई लिख देते हैं इसको मीडियम के लिए, ठीक है। जो माध्यम लिखा है तो माध्यम में जो है या इन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या चिपक जाएगा, एप्सिलॉन आर चिपक जाएगा, हो गया ना। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इन दोनों प्लेटों के बीच में यूं 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 होगा, इधर 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 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, और कितना है, ये नहीं है, अब ये तो वैक्यूम में था, अब कितना है, ये है। समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो ई जो होगा वो निर्वात का कितना हो जाता है, ई नॉट का कितना हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है, मतलब 1 एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है। तो ये आपको पता है। तो चलो ये भी हो गया है। तो अब पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर होता है ई इंटू डी। ये अपन ने पिछले डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो ई की वैल्यू कितनी आई है, अब ई की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और डी कितना है, ये डी, ठीक है। अब देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी बच्चों भाई, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, तो सिग्मा अपन को पता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, टोटल चार्ज ऑन एनी वन प्लेट अपॉन एरिया ऑफ दैट प्लेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे क्यू अपॉन ए, तो हो ही गया है, एप्सिलॉन नॉट हो ही गया है, एप्सिलॉन आर हो ही गया है, और ऊपर क्या है देखो डी और बचेगा ना, ये डी आ गया है, ये हो गया है। अब C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, अतः धारिता कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज Q अपॉन V एंड पुट द वैल्यू ऑफ V, Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, और ये Q से Q मर जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब देखो निर्वात में जो इस माध्यम में जो आया है वो क्या आया है, निर्वात को अपन लिख देते हैं सी नॉट लिख देते हैं, निर्वात का क्या लिख देते हैं, वैक्यूम का क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला सी नॉट लिख देते थे। सी नॉट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो किसके बराबर हो गया, सी नॉट के बराबर हो गया। तो एप्सिलॉन आर और बचा कि नहीं बचा, तो ये लिख देंगे अपन एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, या फिर सी बटा सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, हो गया। यानी कि वैक्यूम में जितना भी है
उसका एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा अगर अपन ने माध्यम रख दिया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। जैसे कि इसका वैल्यू 5 है, ठीक है, जैसे कि आपके इसमें डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, बुद्धू जैसे प्रश्न बनते हैं, और बुद्धू जैसे प्रश्न में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब वो बुद्धू जैसे प्रश्न बनाते कैसे हैं भैया, और आपको बुद्धू बना देते हैं और आप फिर भी उसमें गलत कर देते हो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है अपने को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो आपको जैसे कि C की वैल्यू दे दी है, या फिर C की वैल्यू दे दी है 20 माइक्रोफेरेड मान लो, ठीक है, और C0 की वैल्यू दे दी है 3 या फिर यूँ मान लो 4 माइक्रोफेरेड है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया एप्सिलॉन आर का मान बताओ, यानी पराविद्युतांक का मान बताओ, को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। ये क्या है, उस मीडियम में है, और ये क्या है, जब वो मीडियम नहीं था यानी कि वैक्यूम था या निर्वात था तब है, या फिर हवा की अगर बात करेंगे तो भी अपन क्या मानेंगे, उसको वैक्यूम ही मानेंगे। एयर लिखा हुआ मिलेगा ना, तब भी अपन उसको क्या मानेंगे, वैक्यूम ही मानेंगे, जब तक कुछ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को दिया नहीं जाए, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था, ये देखना है कि ज़्यादा किस में होगी, तो ज़्यादा किस में होगी, मीडियम में होगी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर जो है वो C0 के साथ चिपकेगा, ना कि इसके साथ चिपकेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा वैल्यू ये है, इस C0 से ज़्यादा कौन है, ये है। मतलब माध्यम अगर रखेंगे अपन बीच में, मीडियम को ही रख दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो जो वैक्यूम में थी उससे कई गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी, तो जितना अपन ने एप्सिलॉन आर भरा है उतना गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपको C/C0, देखो C/C0 की वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन आर आई थी, तो यहाँ पे देखो ये माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड जो है वो मर गए, और ये कितना आ गया, 5। तो ये कितनी आई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 5 आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसमें एक पूरा का पूरा तो नहीं भरा है, थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तो भाई थोड़े से भाग में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, पूरे में नहीं भरा था। तो चलिए इसको अपन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है ना, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है, आंशिक रूप से पराविद्युत इसमें भरा हुआ है। और कितनी मोटाई में भरा हुआ है, सिर्फ T मोटाई में। कितनी, T मोटाई है इसकी मोटाई कितनी है इसकी, ये एक स्लैब दे रखी ना यहाँ पे, इसकी मोटाई कितनी है, T मोटाई है। और टोटल जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच में वो कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है। तो स्मॉल d तो ये डिस्टेंस है, और ये है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एयर है बीच में क्या है, या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। तो जो एयर की मोटाई है या फिर हवा की कितनी मोटाई में हवा भरी है, ये बता दो मुझे। भाई इसमें हवा भरी होगी ना, हवा भी तो होगी, यहाँ हवा है, यहाँ पे भी हवा है, तो वो कितनी मोटाई में इसमें हवा भरी हुई है वो बता दो, ठीक है। तो हवा कितनी मोटाई में भरी है, देखो टोटल D था, D में से T तो ये मर गया, ये खा गया, तो बचा क्या, तो एयर की जो मोटाई है, ठीक है, एयर की मोटाई लिख देते हैं यहाँ पे, विद ऑफ एयर कितनी है, तो वो हो जाएगी D-T। अरे भैया इसमें से ये घटा दो, बाकी हवा है, तो ये आपको पता चल चुका होगा D-T, ठीक है। क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हवा में विद्युत क्षेत्र कितना है। भाई हवा में विद्युत क्षेत्र, या फिर निर्वात लिखोगे तो भी लिख दोगे, तो हवा में विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, वो मान लेते हैं कितना है, E है। कितना है बच्चों, E है। और E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा, जैसे कि यहाँ पे प्लस Q है, ये माइनस Q है, इसका एरिया A है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दूँ मैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है Q/A, कितनी है, Q/A, जिसको अपन बाद में रख देंगे। तो देखो सिग्मा बटा कितना है, एप्सिलॉन0, ये लिख देते हैं E0 है। क्या है, निर्वात में या फिर वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा/एप्सिलॉन0। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी, किसकी, इस प्लेट की, ठीक है। चलो तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना होगा। देखो बच्चों ऐसा है कि आपके पास में किताब वगैरह होगी या फिर कोई भी गाइड होगी, तो उसमें अच्छे तरीके से इसको लिख रखा है, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो आप बहुत कम समय में इसको समझ लें, और फिर किताब में से पढ़ लें एक बार, और एक बार लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप किस प्रकार से इसको ढंग से लिख पाएंगे। ज़्यादा हो गया क्या, हैं? तो
अगर मैं माध्यम की बात करता हूँ कि ई बात करता हूँ, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में एप्सिलॉन आर और चिपक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब बात करें तो हवा में जो ये हवा जो वाला जो एरिया है ना, इसमें विभवांतर कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर। हवा में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको लिख देते हैं अपन वी नॉट, कितना लिख देते हैं वी नॉट, और वो हो जाएगा हवा का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हवा की मोटाई कितनी है। भाई हवा की मोटाई कितनी है, तो हवा की मोटाई कितनी है d माइनस टी, तो ये आ जाएगा आपका d माइनस टी। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, भाई मीडियम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर कितना होगा मीडियम में, तो मान लेते हैं ये v है, और ये कितना होगा भाई मीडियम वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, माध्यम वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद्युत क्षेत्र, और इनटू माध्यम की मोटाई कितनी है, तो माध्यम की मोटाई है t, तो ये t। तो बताओ कि कुल विभवांतर कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कुल विभवांतर कितना होगा, तो कुल विभवांतर जो होगा वो दोनों को जोड़ लेंगे। किस किस को जोड़ेंगे भैया, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, यानी कि हवा में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। तो या लिख दूं मैं हवा में विभवांतर, हवा में विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम। अब देखो ये कितना आया है, एयर का कितना आया है ई नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस ई इंटू टी। अच्छा ई इंटू टी का क्या लिख सकते हैं, देखो मुझे ये बताओ कि ई नॉट बटा एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं भैया, क्यों, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप समझो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो है ई नॉट के बराबर, ई नॉट यानी कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो ये इसकी जगह पे तो अपन क्या लिख दिया, ई नॉट लिख दिया, और बटे में क्या है एप्सिलॉन आर और है तो ये चिपका दिया, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते थे ई नॉट बटा एप्सिलॉन आर इंटू टी। ई नॉट बटा एप्सिलॉन आर तो इसकी वैल्यू हो गई इंटू टी हो गया, तो ई नॉट बटा एप्सिलॉन आर इंटू टी। अच्छा ई नॉट कॉमन आ गया है तो ले लो, ई नॉट कॉमन आ गया है, बचा क्या है डी माइनस टी और प्लस, या सिंपल सा डी माइनस टी लिखो और प्लस क्या लिखो टी बटा एप्सिलॉन आर। नहीं आया आ गया ना। देखो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, बाकी यूँ का यूँ लिख दिया, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दी। अब ये तो v आ गया, तो अब देखो और ज़्यादा इसको हल करेंगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v को आप समझो उधर क्या समझोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा की वैल्यू होती है q अपॉन a, और एप्सिलॉन नॉट है ही नीचे, सिग्मा की वैल्यू रख दी, और d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब बात करते हैं किसकी, c की। अब देखो v तो प्राप्त हो गया आपको, v प्राप्त होते ही दिमाग से क्या कर दो c की वैल्यू लिख दो, तो c बराबर होता है q अपॉन v, और q की वैल्यू ये है ऊपर लिख दो, और v की वैल्यू ये है q बटा a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है d माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये तो देखो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही रहेगा, तो q से q तो काट दिया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या, देखो c बराबर आया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, किसका, हाँ भाई अगर पार्शियली भरा हुआ है, टी मोटाई में भरा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसी फॉर्मूले से मैं पूरा का पूरा भरा होता, पूरा का यानी कि कितना, पूरा पूरा भरा होता, यानी कि ये मोटाई टी कितनी हो जाती, डी के बराबर हो जाती, नहीं होती, पूरा भरा होता, कंप्लीटली अगर भरा हुआ होता, तो इसकी कंडीशन में डी की जगह, या सॉरी
टी इसकी जो मोटाई है किसकी, इस स्लैब की जो मोटाई बीच में रख रखी है उसकी कितनी हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। भाई इतनी बड़ी हो जाएगी ना ये, तो आप रखोगे यहाँ पे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस डी, डी माइनस डी प्लस डी बटा एप्सिलॉन आर। मतलब ये अब सिंपल सा हो गया है कि आपने टी की जगह पे क्या लिख दिया, डी लिख दिया है। ये ख़त्म हो गए, बचा क्या, सिर्फ ये बचा अब तो ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। क्या ये फॉर्मूला नहीं आया था, आया था ना, तो ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है भी। ये टॉपिक क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। मतलब क्या हुआ कि देखना क्या है भैया, आपको समझ में आ रहा है, ये दिख ही रहा है क्या है कि भैया अलग अलग मोटाई की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्लेट्स हैं ऐसे ऐसे सरका रखी बीच में, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टियाँ जो है वो अंदर फंसा रखी है हमने। कुछ जगह एयर के लिए भी है, यहाँ पे नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एयर के लिए भी कुछ जगह है। तो चलो इसकी ये प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है और इसकी मोटाई T1 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, मोटाई T2 है और इसकी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3 है और इसकी थिकनेस कितनी है, T3 है। और इसी तरीके से बहुत सारी पट्टियाँ हैं, N पट्टियाँ भरी हुई है और NV जो पट्टी है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पराविद्युतांक वो कितना है, एप्सिलॉन RN है और ये तो मेरा नाम हो गया RN और ये क्या हो गया TN, इसकी जो थिकनेस है या मोटाई है वो है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, दिख ही रहा है, ये तो समझ में आने वाला है ही क्या। तो अब देखो, अब क्या देखना है कि जो एयर है बीच में, देखो यहाँ पर छोटी सी जगह एयर की छोड़ दी होगी हमने, यहाँ पे कहीं भी छोड़ रखी होगी एयर की, तो जो बाकी की जगह है वो तो इसके बीच में हवा की है ना, तो बाकी की जो हवा की मोटाई है ना, थिकनेस ऑफ पोर्शन ऑफ एयर, यानी कि हवा वाला जो भाग है उसकी मोटाई कितनी है वो निकालनी है। तो देखो 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 क्या देखो, टोटल कितनी है मोटाई है D और हवा की निकालनी, मतलब हवा नहीं निकालनी है, हवा की जो मोटाई है वो निकालनी है। तो देखो इन सभी की थिकनेस को जोड़ेंगे और उसको D में से घटा देंगे तो किसका मोटाई आ जाएगी, हवा की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना बच्चों कि थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन, ठीक है, एयर का पोर्शन जो है उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो वो हो जाएगी D में से क्या क्या घटा दो, सबको जोड़ दो, T1 T2 T3 सबको जोड़ेंगे, Tn तक जोड़ेंगे और उसको घटा देंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एयर की थिकनेस आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें आगे। चलो इसका एरिया है प्लेट का, देखो इनका एरिया भी वही है जो इसका एरिया है, ठीक है। क्यू चार्ज है ये है, तो अच्छा सिग्मा कितना होगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो Q/A, जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिख देंगे अपन लोग, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि जो निर्वात में है ना, यानी एयर में, निर्वात या फिर एयर या फिर वैक्यूम, निर्वात और एयर का लगभग सेम मतलब होता है यहाँ पे, जब तक अपने को कुछ कहा नहीं जाए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं की जाए। तो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में या फिर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इक्वल टू कितना होगा, मान लेते हैं E0 कितना है, E0, और उसको कितना लिख देते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है, और इधर इस डायरेक्शन में होता है यूं। ये बात भी ठीक है, सिग्मा की वैल्यू अपन लास्ट में रखेंगे ये वाली। तो देखो T1 वाली मोटाई में क्या होगा, T1 मोटाई में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो लिख देते हैं E1 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, E1 लिख देते हैं, और वो कितना होगा भैया, कितना होगा, तो वो होगा E0 का कितना, E0 में भाग लगा देंगे किसका, एप्सिलॉन R1 का भाग लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है करते ही है ऐसा अपन, यही तो किया था यहाँ पे देखो। या फिर अपन चाहें तो इसको
सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से T2 मोटाई में जो है वो कितना होगा, E2 जो होगा वो कितना होगा, E नॉट बटा एप्सिलॉन R2 लिख देंगे, या फिर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R2 नीचे और आ जाएगा इसकी तरह से। इसी तरीके से Tn जो मोटाई है उसमें, ये Tn मोटाई है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, सब में निकाल रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा En मान लेते हैं, और En जो होगा वो E नॉट बटा एप्सिलॉन Rn होगा, या फिर आपको पता है ना क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। तो वैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो अपन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन E नॉट ही तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E नॉट लिखते हैं, और बटे में क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो दिक्कत है ही नहीं ना कहीं, अगर ज़बरदस्ती बोलोगे कि साहब दिक्कत है तो वो तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा ये तो हो गया है, चलो अब देखो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो विभवांतर कितना होगा, हवा में विभवांतर को यहीं पे लिख दूं मैं, तो जो क्योंकि आपकी किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, आपको सिर्फ यहाँ से समझना है और वहाँ से पढ़ लेना है और फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इसको लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा E नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू क्या, थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन। भाई एयर पोर्शन की थिकनेस क्या है, वही तो आएगी यहाँ पे, टोटल मोटाई थोड़ी आएगी भाई, जितनी जगह में हवा है उतनी ही जगह तो आएगी यहाँ, उतनी ही मोटाई तो आएगी। तो हवा की मोटाई तो ये लिख रखी है देखो, तो लिख सकते हैं ना अपन, यहाँ लिख दूँ मैं D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn तक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का जो पोटेंशियल है, मान लो V1 है, भाई T1 मोटाई में कितना पोटेंशियल होगा, तो V1 होगा मान लो, तो V1 क्या होगा भाई, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1 इंटू क्या, मोटाई किसकी, अरे भैया इसी की मोटाई तो चाहिएगी, अरे इस T1 की बात कर रहे हैं तो T1 को ही लिखेंगे ना यहाँ पे मोटाई में, तो ये हो गया T1। या फिर इसकी वैल्यू आप लिखना चाहो तो E नॉट बटा एप्सिलॉन R1 और T1 ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा T2 वाला की जो मोटाई है, इसमें T2 मोटाई जो है, T2 मोटाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें विभवांतर कितना है, तो विभवांतर के लिए अपन क्या करेंगे भैया, V2 लिख देते हैं इस विभवांतर को, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अरे भाई इस जगह में, इस वाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, इंटू गुणा किससे कर देंगे, इसकी मोटाई कितनी है T2 से, तो या फिर E2 की वैल्यू आप लिखना चाहो तो E नॉट बटा एप्सिलॉन R2 और T2। देखो भाई ये E2 की वैल्यू यहाँ से लिखी है हमने, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। इसी तरीके से यहाँ का जो डैश लिखेंगे सबको, क्यों लिखेंगे भाई, डायरेक्ट लिख दो ना इसको, Vn यानी कि Tn मोटाई है यहाँ कर, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र E है वो, तो यहाँ पे कितना है En, और इसकी मोटाई कितनी है Tn, तो En की वैल्यू अभी भी लिख सकते हो आप, E नॉट बटा एप्सिलॉन Rn इंटू Tn, ये लिख रखा है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अच्छा इसको V नॉट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, V नॉट लिख देते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख दिया, यानी कुल विभवांतर कितना होगा, तो वो होगा V बराबर क्या होगा, V1 सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, तो यानी कि V नॉट प्लस V1 प्लस V2 प्लस टिक 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 Vn तक जोड़ लेंगे। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल स्लैब्स, ठीक है, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कर दें, तो देखो V नॉट की वैल्यू कितनी है, अरे बड़ी खतरनाक आ रही है ये तो, E नॉट और D माइनस T, इसको ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, D माइनस T1 प्लस T2 और Tn तक ये हो जाएगा, ये ना, ये तो किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू, प्लस इसकी वैल्यू तो छोटी सी है देखो, E नॉट बट्टा एप्सिलॉन R1 और T1 प्लस इसकी दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू E नॉट बटा एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस टक 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 करके E नॉट बटा ये Vn की वैल्यू कितनी होगी, तो Vn की वैल्यू होगी
ये ई नॉट कॉमन ले लें और ई नॉट का वैल्यू भी रख दें, कॉमन भी ले रहे हैं और वैल्यू भी रख दें, तो देखो क्या बचेगा। ई नॉट कॉमन आ गया, अभी ई नॉट कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, ठीक है, ये आया, प्लस यहाँ पे कितना बचा, प्लस यहाँ पर कितना आया भाई, आपको पता चल रहा है T1 बटा ये बच रहा है ना, क्योंकि ये तो चला गया बाहर, तो T1 बटा ये आ गया, T1 बटा एप्सिलॉन R1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, T2 बटा एप्सिलॉन R2 और यहाँ पे कितना बचा, Tn बटा एप्सिलॉन Rn। कोई समस्या है ही नहीं, फोकट में ही टेंशन ले रहा हो। अच्छा, ई नोट की वैल्यू कितनी आई थी, ई नोट की वैल्यू कितनी आई थी, तो ई नोट की वैल्यू तो ये थी, देखो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, तो लिख दें यहाँ पे सिग्मा बटा ये आपको स्टेप लिखनी है, मैं तो पाप काट रहा हूँ लेकिन फिर भी ये आ गई है। अभी भी मेरा जी नहीं भरा है, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि सिग्मा की वैल्यू भी रखना चाहता हूँ, तो सिग्मा की वैल्यू भी रख दो। ये छोटा छोटा तो ये तो याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है। तो देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q बटा A, अरे Q बटा A, Q बटा A लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो जुगाड़ हो गया। अब C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, आवेश बटा विभवांतर, पोटेंशियल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पुट दिस वैल्यू of V here and find the value of C, Q upon ये लो, ये पूरी की पूरी V की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो बहुत परेशानियाँ हो रही है, मैं फटाफट से इसको लिख देता हूँ, देखो बहुत तेज़ी से लिख रहा हूँ मैं। ये हो गई है, ठीक है, D माइनस T1 T2, ये तो पूरा हो ही गया। अभी इसको पूरा का पूरा बट्टे में लिखना है, यहाँ पे अपॉन में लिखना है, पूरे के पूरे को अपॉन में लिखना है। अब देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ काम धाम सब कुछ, साम दाम दंड भेद, है ना। क्या हुआ, Q से Q तो खत्म, Q से Q कट गया, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन फराक। हो गया ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन इसका हो जाएगा। आसान है कि नहीं है।